31 October 1984, मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर इन चेयर वाज किल्ड इन दिल्ली। तो ये सब उसी प्रायोजित आतंकवाद का ही पार्ट था। अगर आप ओरिजिनल अमेरिका देखें तो अमेरिका बहुत छोटा था। अमेरिका ने बाद में ओवर द ईयर्स पड़ोसी देशों को खरीदा है, लूटा है, अटैक करके उनको अपने में शामिल किया है। भारत का भी अनफिनिश्ड एजेंडा है दोबारा पीओके वापस लेने का और दोबारा अफगानिस्तान का बॉर्डर पर जाने का। ऑल हिंदूज आर बीइंग किल्ड, एथनिक किलिंग हो रही है, उसको करा रही है जमात इस्लामी। अफगानिस्तान में अब भारत से गए हैं तो शाम को किसी से कह दीजिए मैं इंडिया से आया हूँ, आपको अपने घर पर खाना खिलाएगा। ये चेंजेस अफगानिस्तान में आ गए हैं। जब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान रहना ही नहीं था तो 1947 में वो पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बना? सिर्फ इस बुनियाद पे कि पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम थी। तो जो बांग्लादेश के आजकल हालात हैं उसको देखते हुए जो ईस्टर्न बॉर्डर है कितना चैलेंजिंग हुआ है हमारे देश के लिए। दिल्ली के अंदर पत्थरबाज, दिल्ली के अंदर जामिया की घटना, दिल्ली के सराउंडिंग्स में किसानों की घटना, दिल्ली के अंदर छात्र आंदोलन। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जब बंगाल की पॉपुलेशन हुई तब भी ढाका यूनिवर्सिटी से वेजिटेशन शुरू हुआ था। हजारों लाखों की तादाद में कहीं के भी स्टूडेंट सड़क पर उतर जाएं तो किसी भी मुल्क के लिए हैंडल करना आसान काम नहीं है। तालिबानी बैठ गए वहाँ, नजीरुल्लाह जो प्रेसिडेंट थे उनका गर्दन काट करके लैंप पोस्ट पे लटका दिया। श्री NND दुबे कीर्ति चक्र, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सीनियर ऑफिसर और इंडिया की काउंटर टेरर जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। पहले हम उनके साथ गाजी बाबा एनकाउंटर पर एक डिटेल पॉडकास्ट कर चुके हैं जहां उन्होंने उस हाई रिस्क ऑपरेशन की ग्राउंड रियलिटी और लीडरशिप अंडर फायर शेयर की थी। इस नए एपिसोड में हम उससे आगे बढ़ते हुए एक ऑफिसर के एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, टेररिज्म, नक्सलिज्म, नेबरहुड चैलेंजेस और फ्यूचर सिक्योरिटी थ्रेट पर बात कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट सिर्फ पास्ट को देखने के लिए नहीं बल्कि इंडिया की प्रेजेंट सिक्योरिटी और फ्यूचर डायरेक्शन को समझने के लिए है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सर, होपकास्ट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। हमें बेहद खुशी हुई सर आप फिर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा, यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच सर। सर, हमारा देश पिछले 45 ईयर्स से आतंकवाद का शिकार रहा है और इसका कारण हमारे पड़ोसी देश रहे हैं। भारत ने इसको हमेशा अच्छे से हैंडल भी किया है। तो आज के संदर्भ में आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये 45 ईयर्स के आतंकवाद की आपने चर्चा की, तो अगर ये देखें तो आप 1980 के बाद की बात पूछना चाह रहे हैं कि 1980 के बाद। और ये बात सही है कि भारत ने जो ऑन रिकॉर्ड डायरेक्टली टेररिज्म को हैंडल किया है उसकी शुरुआत तो 1980 से ही है, ये सही बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है भारत में, इसकी बुनियाद तो बहुत पहले पड़ चुकी थी। 1980 से ये आतंकवाद हमारे देश को डायरेक्टली दिख रहा है, इसलिए हम उसको करीब 4.5 डिकेड बोलते हैं, 4.5 डिकेड, 45 साल। ठीक। इसकी बुनियाद बहुत पहले पड़ चुकी थी। और बुनियाद अगर आप बताएं तो देश का बंटवारा 1947 में हुआ। भारत और पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन अगर उससे पहले और इतिहास में आप जाएं तो जब बंगाल का बंटवारा हुआ था 1906, ये पूरा बंगाल एक समग्र राज्य था जिसको आप बांग्लादेश भी बोलते हैं आज के तारीख में, जो कि पूर्वी पाकिस्तान का बदला हुआ रूप है 1971 के बाद, और वेस्ट बंगाल जो हमारा है। तो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। हाँ जी सर। लेकिन 1947 के बंटवारे के बाद वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो देखा जाए तो 125 साल पहले इसकी बुनियाद पड़ गई थी, जब मुल्क की एक आबादी ने यह डिसाइड किया कि हमारे लिए एक अलग से राष्ट्र होना चाहिए। मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन रहा और उसके बाद से धीरे धीरे बिल्टअप होते होते 1947 में उसका रूप उभर के आया। यानी उस चीज़ को बनने में 40 साल लग गए थे। और आपकी बातचीत के हिसाब से एक्टिव टेररिज्म का जो लाइफ है वो भी पिछले 45 साल से है। तो मेरा ही कहना है कि इस पूरे भारतीय प्रायद्वीप जिसको बोला जाए, इंडियन पेनिनसुला, हाँ जी, इस पूरे प्रायद्वीप
और जो भारत का पूर्ण समग्र रूप रहा है, जिसको अखंड भारत हम बोलते हैं, हाँ जी। उसमें एक राष्ट्र के अंदर एक विशेष तरह की आबादी ने निर्णय लिया कि हम साथ नहीं रह सकते। हम इतने 100 सालों से तो साथ हैं, हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी साथ लड़ी, उसमें हर कौम के लोग शहीद हुए, सबका योगदान रहा, क्योंकि समाज के इन सारे ग्रुप्स के कंट्रीब्यूशन के बगैर तो देश आजाद हो नहीं सकता था। सही बात है। लेकिन हम जब आजाद होंगे तो हम साथ नहीं रहेंगे, ये एक बड़ी भारी विडंबना रही है और पूरी फसाद की जड़ ही यही रही है। तो 1947 में आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको वजूद में आए हुए कुछ महीने खाली हुए थे, यानी पूरा भारत और पाकिस्तान और बंगाल ऑलरेडी पार्टीशन के खून को भी भूला नहीं था। लाशें, निर्ममता से लोगों की हत्या, क्रॉस बॉर्डर इमिग्रेशन, पॉपुलेशन का शिफ्टिंग होना, और उस पूरे शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी मानी गई थी वो, कि इतनी भारी तादाद में पॉपुलेशन एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हुई। ये कोई छोटा मोटा पार्टीशन नहीं था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टीशन था, सबसे बड़ा माइग्रेशन था, सबसे बड़ा पॉपुलेशन की शिफ्टिंग थी। और पॉपुलेशन भी देखिए वो जो सैकड़ों हजारों साल से एक ही रही है, एक साथ रही है, उसी का बंटवारा, लैंड का लार्जर पार्ट वही। तो इसके घाव अभी भरे भी नहीं थे कि विंटर्स 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रियासत पे हमला किया। हमला किस लिए किया, उसकी भी बुनियाद अगर देखिए तो सेम है कि पॉपुलेशन मेजॉरिटी में मुस्लिम पॉपुलेशन, लेकिन उसका रूलर डोगरा किंगडम, यानी हिंदू राजा और मुस्लिम पॉपुलेशन। मतलब एक कितनी कॉम्युनल फीलिंग कितनी डेंजरस हो सकती है कि इतने बड़े भूभाग की हिस्ट्री बदल सकती है, इतने बड़े दुनिया के महत्वपूर्ण कंट्री का पूरा मुकद्दर लिख सकती है। और वही हुआ कि जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में बंट गया। लेकिन यहीं पर चीज नहीं रुकी नहीं। पाकिस्तान अपने इंटरनल फसाद में बिजी हो गया, भारत नेशन बिल्डिंग शुरू किया लेकिन उसके 1965 आ गया। 1965 में क्या हुआ, दोबारा अटैक हुआ। 65 का अटैक हुआ वेस्टर्न फ्रंटियर पे। अटैक के बाद दोनों देश के बीच दूसरा युद्ध हुआ। दूसरे युद्ध के बाद 1971 में तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान का रूप बदल करके बांग्लादेश हो गया। भारत का अगर कोई कहा जाए कि ओनली डिसेसिव मिलिट्री विन 1971 था, डिसेसिव मिलिट्री वन साइडेड था। भारत ने उस मिलिट्री ऑपरेशन में वो किया जो भारत चाहता था और वो सक्सेसफुल हुआ, और पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो गया। अब यहां मैं इसका पॉजिटिव साइड देखूं तो पॉजिटिव साइड ये हुआ, लेकिन हिस्ट्री रिपीट करती है। वो ये हुआ पॉजिटिव साइड कि जब पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान रहना ही नहीं था तो 1947 में वो पाकिस्तान का हिस्सा क्यों बना? सिर्फ इस बुनियाद पे कि पॉपुलेशन वहां की मुस्लिम थी। लेकिन 1971 के बाद वो पाकिस्तान उस हिस्से को अपने पास नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश हो गया। लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जुल्फकार अली भुट्टो फॉलोड बाय जनरल जिया, क्योंकि उसमें जनरल टिक्का खां होते थे पाकिस्तान मिलिट्री चीफ, जिनके मौजूदगी में 1971 वार लड़ा गया था। लेकिन टिक्का खान जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय थे जुल्फकार अली भुट्टो के, उन्होंने ही जुल्फकार अली भुट्टो को जेल में डाला। और टिक्का खान के बाद जिया आए, जियाउल हक, और टिक्का खान ने जेल में डाला। डालने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी हुई। फांसी के बाद सत्ता पलट हुआ और फिर आए जनरल जियाउल हक।
तो जनरल जियाउल हक ने तब तक टेम्पलेट तैयार कर लिया था पाकिस्तान का कि इंडिया के साथ फ्रंटल वार में वो कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि इंडिया एक काफी बड़ी मिलिट्री है, एक बड़ी मिलिट्री है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा ज्योग्राफिया है, इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है और इंडिया काफी पावरफुल है। ये बात उन्हें समझ में आ गई थी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि भारत के साथ अब फ्रंटल वार में पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकता। तो उन्होंने उन्होंने एक थ्योरी प्रोपाउंड किया जिसका नाम था ऑपरेशन टोपाज। ऑपरेशन टोपाज का आगे का नाम यह था कि भाई ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी भारत से सीधा मत लड़ो, भारत के ऊपर हजारों घाव करो और उससे खून बहे और देश कमजोर हो। तो ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स अंडर ऑपरेशन टोपाज ये शुरू किया गया था जनरल जियाउल हक के टाइम में, और जनरल जियाउल हक ने इसका पहला ट्रायल पंजाब बॉर्डर पे किया। इसीलिए इसकी शुरुआत 78, 79, 80 पंजाब से मानी जाती है। आपको मालूम है पूरा हमारा भारत की पूरा लैंड बॉर्डर भारत का ओपन था, कोई फिजिकल बैरियर नहीं था। जिस देश के 15,000 किलोमीटर से ज्यादा सरहद हो लैंड, और लैंड बॉर्डर ओपन हो, आज के तारीख में कोई अपने प्लाटेड घर का बाउंड्री वाल के बगैर कोई घर भी नहीं बनाता। सही बात। एक गेट बनाता है एक्सेस कंट्रोल के लिए, आम बात है। सही बात। लेकिन इस देश की 15,000 किलोमीटर से ज्यादा लैंड बॉर्डर ओपन था, और जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बॉर्डर पाकिस्तान के साथ था, और उस बॉर्डर की लंबाई 7,000 किलोमीटर प्लस है। अगर बांग्लादेश को जोड़ दिया जाए तो 3200 किलोमीटर प्लस तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, और 4100 किलोमीटर प्लस बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। तो 4100 और 3200 को अगर आप जोड़ दें तो इट बिकम 7300 किलोमीटर प्लस। और इंडिया का ओशन बॉर्डर वैसे ही ओपन है, 8,000 किलोमीटर, 7,500-8,000 किलोमीटर। तो जनरल जियाउल हक ने सबसे पहले भारत के खिलाफ पंजाब बॉर्डर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया, और उन्होंने जो एक बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख यूथ फेडरेशन और इसी तरह से मिलते जुलते तमाम टेरर ऑर्गेनाइजेशन को पंजाब के अंदर तैयार किया, उनको फंड किया, उनको वेपनाइज किया, उनको ट्रेनिंग दी, और ओपन बॉर्डर से रावी नदी क्रॉस करके और भारत के अंदर हथियार डालने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए। और टेररिस्ट खाड़कू भर भर के पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके हथियार लेके आते थे, और उनको लगा कि अब तो खालिस्तान बन गया। पाकिस्तान को खालिस्तान अपने यहाँ बनवाना चाहिए था पहले तो, क्योंकि आधा पंजाब तो उनके पास था। सही बात है। तो उनको खालिस्तान अपने यहाँ बनाना चाहिए था। कहते हैं ना कि भाई तुम पहले यहाँ वाला ले लो, तो हम फिर भारत वाला ले लेंगे। और उस बहकावे में तमाम यूथ आए, और पंजाब की धरती खून से लाल हुई, जिसके छींटे दिल्ली से लेकर के और वेस्टर्न यूपी तक पड़े। दिल्ली ऐसा शहर था कि दिन में कोई डीटीसी के बस में चलने में भी डरता था। ट्रांजिस्टर बम, ग्रेनेड्स दिन दहाड़े फूटते थे। 1981 आया, 82 आया, 83 आया, और 1984 में क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली भारत को मिलिट्री शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा छुपे हुए खाड़कुओं को गोल्डन टेम्पल से निकालने के लिए। तो जून 1984 बहुत अनफॉर्चुनेट मंथ था जब ये ऑपरेशन हुआ, और उसके स्कार अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। और उसकी फाइनल उसका कन्वर्जन क्या हुआ? 31 अक्टूबर 1984 मिसेस गांधी, प्राइम मिनिस्टर इन चेयर, वाज किल्ड इन दिल्ली। तो ये सब उसी प्रायोजित आतंकवाद का ही पार्ट था। तब तक देश ने निर्णय लिया, लीडरशिप ने, कि पंजाब एक्शन प्लान, पंजाब बॉर्डर को हम फेंस करेंगे। तो सबसे पहले लैंड बॉर्डर की फेंसिंग पंजाब की हुई, कि जिससे हम पहले पंजाब से आने वाले रास्ते को ब्लॉक करें, और हम पंजाब से जो आतंकवाद प्रायोजित हो रहा है पंजाब की सीमा से पाकिस्तान के लगे हुए, उसको पहले प्लग इन किया गया। लेकिन ये कार्रवाई चल ही रही थी कि 1989 में जनरल जियाउल हक का जो थ्योरी था इंडिया के खिलाफ, उन्होंने जो एक ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन पेश किया था, उसके तहत आतंकवाद की शुरुआत 1989 में कश्मीर में हो चुकी थी।
इधर पंजाब का आतंकवाद सेटल होने में बड़ी 13 वर्ष लगे। 1993 में जाकर सेटल हुआ, लेकिन तब तक कश्मीर में आतंकवाद 4 वर्ष चल चुका था, अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। तो कश्मीर के आतंकवाद का जो सिलसिला चला वो आज 36 साल हो गए, वो चल रहा है। इस अप्स डाउन्स हुए क्योंकि एक तंदूर का चूल्हा है आतंकवाद पाकिस्तान के लिए, उसकी लौ, उसकी आग को वो कम अधिक करता रहता है अपनी सुविधा के हिसाब से, और यह कार्रवाई चली और उसकी तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है। और आज की तारीख में भी वह आतंकवाद चल रहा है। इस बीच में पहलगांव की घटना हुई, इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो कि अभी भी जारी है, और आज के तारीख में हम आप जो बैठे हुए हैं इस समय बातचीत कर रहे हैं, आज के तारीख में भी किश्तवाड़ एरिया जम्मू में ऑपरेशन चल रहा है पिछले 72 घंटे से। स्पेशल फोर्सेज पैरा का एक जवान शहीद हुआ है और उसमें जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और पूरा राशन, पानी, मैगी, बासमती चावल, रोटी, ब्रेड, मसाले, जितने खाने पीने की चीज़ है, सिलेंडर, गैस सिलेंडर, खाने पीने के पतीले, पहाड़ के कंदरा के अंदर उन्होंने अपने हाइट बना रखे हैं। इनकाउंटर चल रहा है अभी आज के तारीख में भी, हम आप बैठे हैं इस समय भी चल रहा है। तो ये तो हुआ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन इंडिया, जो कि अभी इसकी कोई लाइफ फिक्स नहीं कर सकता कब तक चलेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत की एक डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत के अंदर जितने वोटर हैं वर्ल्ड में कहीं नहीं हैं। भारत में जो चुना जाता है वो शासन करता है, जो हारता है विपक्ष में बैठता है और दोबारा जनता के मैंडेट का इंतजार करता है। पाकिस्तान के अंदर चुनी हुई सरकार जेल में है, इमरान खान जेल के अंदर है, तहरीक इंसाफ पार्टी, वहां का मिलिट्री रूलर खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना लिया है, फील्ड मार्शल मुनीर, और वो भी एक जिहादी फैमिली से है जिसका फादर खुद एक बड़े ही हार्डकोर इस्लामिक सेमिनरी के अंदर वो खुद ही मौलवी होता था और रिलीजियस प्रीचर होता था। उसका बेटा है ये मुनीर, जो कि एक डिफरेंट मानसिकता का मिलिट्री रूलर है। पूरी पावर उसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसने सारी पावर अपने पास ले ली है। वहां ना कोई अब प्रधानमंत्री है ना कोई राष्ट्रपति है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की पावर भी वो लेटेस्ट अमेंडमेंट करके उस पावर के अंदर भी खुद को इम्यून कर लिया है, यानी फ्यूचर में कोई मुकदमा, कोई केस उसके खिलाफ दर्ज नहीं हो सकता, और पूरी जिंदगी वर्दी पहन के रह सकता है और रात को वर्दी पहन के सो सकता है, उसको मना भी नहीं कर सकता, वर्दी में ही सो जाएगा, कोई क्या करेगा। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। दुनिया में 52 इस्लामिक देशों में एक पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। वो न्यूक्लियर पावर के खिलाफ यूज करेगा, ईरान के खिलाफ तो करेगा नहीं, सऊदी अरबिया के खिलाफ तो करेगा नहीं, किसके खिलाफ करेगा? इंडिया के खिलाफ करेगा। और उसका जो चीफ कौन है? फील्ड मार्शल मुनीर है। तो अभी भारत का पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑलमोस्ट ठंडे पड़े हैं। आपको पता है हमारी जहाजें भी एयर स्पेस, अब आज ही नोटम जारी हुआ है, नोट टू एयरमैन, यानी पाकिस्तान के एयर स्पेस इंडिया के लिए प्रतिबंधित है और इंडिया का एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए प्रतिबंधित है। 4000 करोड़ एनुअल एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च होता है इस पे। पाकिस्तान इसमें लूजर कम है क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उतनी उड़ानें नहीं हैं, और भारत की उड़ान 30 दिन में करीब 400 डेज 100 प्लस उड़ानें डेली हैं भारत की, जिसको पाकिस्तान का एयर स्पेस क्रॉस करके जाना है, लेकिन उसको डिटूर लेके जाना पड़ता है। मिडिल ईस्ट की जितनी फ्लाइट हैं, यूरोप की फ्लाइट है, अमेरिका की फ्लाइट है, कनाडा की फ्लाइट है, अफ्रीकन कंट्री की फ्लाइट है, सारी फ्लाइट कहां से जाएंगी? पाकिस्तान के ऊपर से ही जाएंगी। तो इस तरह से भी देखा जाए तो 4000 करोड़ एनम का एक्स्ट्रा फ्यूल का लॉस है इंडिया का, जस्ट बिकॉज ऑफ अ बैड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। लेकिन देश अगर सुरक्षित नहीं है, पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे पहलगांव में आकर के और 26 आम टूरिस्ट की किलिंग करते हैं,
उनका धर्म पूछ करके दिन दहाड़े वो कहते हैं कि अपनी लीडरशिप को जाके बता दो, तो ये 4,000 करोड़ पर एनम क्या है भारत के लिए? कुछ भी नहीं है। इट्स अ पीनट। रिलेशनशिप तो दोनों लीडरशिप को जब तक रिकनसाइल नहीं करेंगे ठीक नहीं हो सकती। और पाकिस्तान में अभी दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है कि जो अपने इस बढ़ते हुए राक्षस को कंट्रोल करे। और वह देश आंतरिक कलह से खुद ही टूट रहा है 4 हिस्से में। खैबर पख्तूनवा आपको पता ही है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। वैसे भी पाकिस्तान में पंजाब के अलावा तो कोई प्रांत मानते नहीं है वो। पंजाबी वही उनकी लीडरशिप है, सारे नेता वहीं से चुन के आते हैं, सारे मिलिट्री लीडर वहीं से चुन के आते हैं। जितने टॉप ग्रुप ए सर्विस में लोग होते हैं, सिविल सर्विस के, सब पंजाब से ही होते हैं। बाकी तो उनके लिए कुछ नहीं है। सिंध तो उनके लिए वैसे भी पख्तूनों का एरिया है कि जो बाहर से मुहाजिर आए हैं वो बसे हुए सिंध में, 2nd ग्रेड सिटीजन है। उधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अलग से तांडव मचा रखा है। इधर तालिबान के साथ उनके रिलेशन वैसे ही खराब है। ईरान फ्रंट पे वो फेल है कि जिस ईरान की वो दुहाई देते हैं उसी ईरान पे इजराइल अटैक कर रहा है, उसी इजराइल पे अब अमेरिका अटैक कर रहा है। और फील्ड मार्शल मुनीर व्हाइट हाउस में जाके लंच खाता है। तब ये किसकी तरफ रहेगा? ये कितनी नाव में बैठेगा? 1 साल है, एक साथ कितनी नाव में बैठेगा? नहीं बैठ सकता। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का अगर इमदाद न मिले तो पाकिस्तान के घर चिराग न जले, आम शहरियों के घर रोटी नहीं बनेगी। दरिद्र, भूखा, यतीम, बेगैरत देश है आज के हालत में। पब्लिक भी इतनी मोटी चमड़े की है कि वहां डेमोक्रेसी बहाल करने, जमहूरियत बहाल करने का उनके ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मतलब जी ऐसे ही चल रहा है देश। है डूरंट लाइन जो उनकी अफगानिस्तान के साथ है, जिन तालिबानियों को उन्होंने खुद बनाया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने खुद क्रिएट किया, आज उन्हीं के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। तो उनके रिश्ते किससे अच्छे हैं? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी डेली किलिंग कर रही है, पाकिस्तान आर्मी वहां से भाग खड़ी हुई है। आपने एक जाफर एक्सप्रेस की किलिंग का घटना आप देख लीजिए वीडियो पे, पूरी ट्रेन रोक करके मारा। पाकिस्तान मिलिट्री का कोई घुसने को तैयार नहीं है बलूचिस्तान में। तो जो देश खुद में विखंडित है, एक पड़ोसी अफगानिस्तान, उसके यहां तो बम बरसा रहा है। ईरान की तरफ इसकी कुछ चलनी नहीं है। हमारे तरफ जो रेड क्लिफ लाइन है पाकिस्तान की इंडिया के साथ, ये हमारे वैसे ही हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारतीय लीडरशिप मिलिट्री भी ढूंढ रही है कि जिस दिन तुम नाक के ऊपर पानी जाएगा हम अपना काम दोबारा करेंगे। तो ये पाकिस्तान, दुर्भाग्य हमारा कि हम उसके पड़ोसी हैं। तो सर, जो बांग्लादेश के आजकल हालात हैं उसको देखते हुए जो ईस्टर्न बॉर्डर है, कितना चैलेंजिंग हुआ है हमारे देश के लिए? देखिए, ये हमारे लिए एक नई चिंता की बात है, क्योंकि कुछ सालों से हम ईस्टर्न बॉर्डर पे थोड़े से सेटल्ड थे। भारत बांग्लादेश सीमा के साथ, जिसकी सीमा रेखा पाकिस्तान से भी ज्यादा लंबी है, दुनिया का 4था सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है भारत का बांग्लादेश के साथ, वर्ल्ड का 4th लॉन्गेस्ट बॉर्डर। और 3 साइड से वो लैंड लॉक्ड है। 3 साइड से भारत है, 1 साइड से बंगाल की खाड़ी है। तो बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग की जब तक सरकार थी, जिसकी सरबराह थी शेख हसीना, लेकिन अगस्त 2024 में तख्ता पलट के बाद उनको भारत में शरण लेना पड़ा। और वहां पर एक एडवाइजर कंट्रोल्ड सरकार है मोहम्मद यूनुस की, जो नोबल लॉरिएट हैं और अमेरिका से जहाज में बिठा के भेजे गए हैं। और वहां पर 2026 फरवरी में इलेक्शन होने जा रहा है। तो बांग्लादेश में जब से ये पॉलिटिकल हालात चेंज हुए हैं, भारत की चुनौती बढ़ गई है। वो ऐसे बढ़ी है कि इस मौके की तलाश में पाकिस्तान था। तख्ता पलट भी सिर्फ इसीलिए हुआ है, रिजीम चेंज का पार्ट है। आपने अमेरिका का इस समय देखा होगा एक बड़ी अलग चीज की, अमेरिका पूरे दुनिया में एक वर्चस्व चाहता है। इससे पहले चाइना के ऊपर ब्लेम हम करते थे कि चाइना विस्तारवादी है, चाइना बहुत ज़्यादा जो है वर्ल्ड में अपने आप को स्ट्रेच आउट करके टेरिटरी ग्रैब करता है। लेकिन अभी करेंट जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अमेरिका की, वो तो इसको नियो रॉयलिज्म नाम दिया गया अभी आज के तारीख में। नियो रॉयलिज्म,
रॉयल, कोई रॉयल हो तो नियो रॉयलिज्म है इनकी। मैं हूं जो मैं ही इस पूरी दुनिया का मालिक हूं। ये दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे मैं कहूंगा। अभी उन्होंने सूरज और चंद्रमा कहां से उगेगा वो नया कानून उन्हें निकाल पाए हैं। अच्छा। ट्रम्प साहब क्या पता किसी दिन सवेरे उठे हों कहें नहीं मैंने आई हैव गिवन ऑर्डर टू सन टू राइज आफ्टर 5 आवर्स इन अमेरिका। देखते हैं कि क्या आगे होता है। तो कहने का अर्थ है कि अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अपने फुटप्रिंट्स रखता है। सैकड़ों तो मिलिट्री बेस हैं पूरे वर्ल्ड में उसके, जहां से भी किसी भी देश के ऊपर वो अपने को हावी रख सकता है। उनके अपने देश के अंदर कोई भी उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा है अमेरिकन्स ने। उनका रिकॉर्ड है कि वो दूसरे की धरती पर लड़ते हैं, अपनी धरती को फ्री फ्रॉम वार रखते हैं। दे आर सो स्मार्ट पीपल। और अमेरिका की अपनी एक अमेरिकन एटीट्यूड भी है कि वी आर द बेस्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, वी आर द बेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, देयर नो रेस अदरवाइज, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो अमेरिका ये चाहता है कि दुनिया में इन देशों में उसकी पसंद की सरकार हो जो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उस देश के रिसोर्सेज और वहां की पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव अमेरिका लिखे। इस चक्कर में बांग्लादेश के अंदर एक रिजीम चेंज हुआ। रिजीम चेंज में जिनकी मॉडस ऑपरेंडी है, मॉडस ऑपरेंडी मतलब कि काम करने का तरीका, कि उस देश के अंदर पहले अशांति लाते हैं, अशांति को पूरा फंड करते हैं। ये दिल्ली के अंदर पत्थरबाज, दिल्ली के अंदर जामिया की घटना, दिल्ली के सराउंडिंग्स में किसानों की घटना, दिल्ली के अंदर छात्र आंदोलन, दिल्ली के अंदर 26 जनवरी लाल किला वाला जो घटना हुआ था, ये ऐसी सारी घटनाएं हैं। ये आपको पेपरों में टीवी पे जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी सिंपल नहीं है। आज के तारीख में जनवरी महीने में 3 डिग्री 3.5 डिग्री तापमान दिल्ली में गया। किसको घर से फुर्सत है पत्थर जाके चलाने का, आप बताइए। सही बात। लेकिन अगर उस पत्थर वाले को मालूम है कि आप पत्थरबाजी के मुझको 5,000 रुपए मिलेंगे तो फर्स्ट क्लास एक अच्छी जैकेट खरीदेगा। आज के पत्थर के पैसे की जैकेट आ जाएगी, अगले दिन का पैसा बचेगा। तो ये सारे जो अनरेस्ट है, ये सारे सोशल एजिटेशन है, ये एजिटेशन क्रिएट किए जाते हैं। आप देखते हैं 1.5 साल तक धरना चलता है, पौने 2 साल तक शामियाने लगे हैं, जीने मरने की बातें चल रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मुंबई ने कल क्या बोला है जजमेंट में, देखिए। 9 स्टूडेंट्स हैं टिस के, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। टिस में जिसका एडमिशन होता है उस परिवार का सपना होता है। कोर्ट ने बोला है कि आपके फैमिली को पता है आप क्या कर रहे हो टिस में। आप यहां पर आकर के नॉमिनेटेड नक्सल चीफ के मरने की प्रथम एनिवर्सरी मनाने आए हो। आपको दुनिया में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, आपको सरकारी तो मिलेगी ही नहीं, आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगी। आप इस काम के लिए बंबई आए हो। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ऐसे कामों के लिए ह्यूज फंडिंग होती है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो ऐसे टारगेट दुनिया में ढूंढते हैं। और यही हाल हुआ बांग्लादेश के साथ। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जब बंगाल की पॉपुलेशन हुई, तब भी ढाका यूनिवर्सिटी से वेजिटेशन शुरू हुआ था। और 2024 में जब सत्ता पलट हुआ तो भी वहीं से वेजिटेशन शुरू हुआ था। इतने सारे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी न्यूमेरिकल पावर होती है देश में। हजारों लाखों की तादाद में कहीं के भी स्टूडेंट सड़क पर उतर जाएं तो किसी भी मुल्क के लिए हैंडल करना आसान काम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पर आप गोली नहीं चला सकते। नेपाल का हमारे आपके परिवार के तो बच्चे होते हैं तो गोली किस पे चलाएंगे आप। सही बात है सर। नेपाल का नेपाल देखिए, लंका देखिए, बांग्लादेश की हालत देखिए। तो स्टूडेंट्स एजिटेशन करके शेख हसीना का सत्ता गिराया गया। वो जान बचा के भारत आई और उस पर काबिज हुआ अमेरिका का एक पपेट मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो नोबल लॉरिएट। अब नोबल पुरस्कार की भी गरिमा गिर गई। मचाडो का नोबल पुरस्कार तो ट्रम्प साहब ने ले लिया 4 दिन पहले, खुद ही फोटो खिंचवा करके व्हाइट हाउस में लगा लिया। हम कह रहे हैं कि सेकेंड हैंड मेडल लेता है कोई, सुना है दुनिया में आपने? कोई सेकेंड हैंड मेडल लेता है? अगर 100 मीटर में फर्स्ट आप आई हैं और आपको मेडल मिला, कोई दूसरा लेकर अपने घर में लगा सकता है? क्या बोलेगा वो कि मैं दौड़ा था? तो वो तो ले लिया ट्रम्प साहब ने। तो कह रहे हैं अब हमें नोबेल पीस प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके ड्राइंग रूम में एक लग गया। व्हाट आई वांट टू से कि बांग्लादेश भी इसी का विक्टिम हुआ।
और आज के तारीख में जिहादी एलिमेंट बांग्लादेश में हावी है। वहाँ पर जमायत इस्लामी, अभी फरवरी में इलेक्शन होने जा रहा है, शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसको इन्होंने बैन कर दिया। हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी बैन होते सुना आपने आज तक? नहीं। हमारे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में केंद्र में सरकार है, दिल्ली में 2 टर्म आपकी सरकार रही, आपने कहीं सुना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बैन कर दिया, भाई चुनाव नहीं लड़ोगे? नहीं। पंजाब में उनकी सरकार है। व्हाट आई वांट टू से कि हमारे पास एक डेमोक्रेसी है, हमारे पास एक सिस्टम है। 142 करोड़ का देश ऐसे नहीं चल रहा है। सही बात। लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हुआ, बांग्लादेश में उसकी पार्टी बैन कर दिया और उसकी सरवरा नेता दिल्ली में बैठी हुई है। अब बचा कौन? बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो जो जिनकी डेथ हो गई अभी, खालिदा जिया, बेगम खालिदा जिया की भी डेथ हुई है करीब 3 हफ्ता पहले। वो उसकी हेड थी, अभी उनका बेटा विदेश से आ गया। अब तक वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री में बैठा हुआ था, 2008 से निर्वासित था वो। अब वो आ गया, वो इलेक्शन, वो पार्टी लड़ रही है। अब वही नहीं लड़ रही है, एक और पार्टी है जमायत इस्लामी, वो भी इलेक्शन लड़ रही है। ये वही जमायत इस्लामी है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के विखंडन की जिम्मेदार रही है। ये वही जमायती थे जिनकी वजह से 71 वार हुआ था, और यही जमायती थे जिन्होंने बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझा। इन्होंने बोला तुम पंजाबी वाले मुसलमान नहीं हो, तुम चांदनी चौक के कुलचे नहीं हो, तुम तो ऐसे सड़क वाले हो। ये वही हैं ये। तो इन्होंने जूतम पैजार हुई, 71 का वार हुआ, तो जमायत इस्लामी अभी दोबारा 2026 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स की पार्टी है एक अलग, उसमें विभेद हो गया, खंडन हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अगर तुमको जमायतियों के साथ ही जाके लड़ना है तो हम अलग से पार्टी क्यों बनाए। वो भी टूट रही है पार्टी। अब जो शेख हसीना का जो वोट है वो भी बटेगा। और फरवरी इंटरेस्टिंग है, देखने लायक। किलिंग्स हो रही है वहां पर माइनॉरिटी की। कुल 106 अटैक हो चुके हिंदुओं पे, और लोग मारे गए हैं, अभी भी मारे जा रहे हैं। आज की घटना पढ़िए, कल सुबह का भी अखबार पढ़िएगा तो कोई 1-2 मरा मिलेगा। ऑल हिंदूज आर बीइंग किल्ड, एथनिक किलिंग हो रही है, उसको करा रही है जमायत इस्लामी। पाकिस्तान आईएसआई के 4000 ऑपरेटिव बांग्लादेश में इसमें बैठे हुए हैं। चीफ ऑफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आईएसआई चीफ ढाका विजिट कर चुका है। और कल की खबर है कि चाइना का मंत्री तीस्ता प्रोजेक्ट, टीपीआर, तीस्ता प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक तीस्ता नदी आती है हिमालय से, जो कि बंगाल, हमारे भारत से क्रॉस करके बांग्लादेश में घुसती है, उस पर डैम बनाने का काम बांग्लादेश ने चाइना को दे दिया है। कल वो लोग उसके अंदर आए थे विजिट करने, जो हमारा चिकन नेक एरिया है, जो हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, हार्डली 25 किलोमीटर वहां से। कहने के बाद अब ये सब डेवलपमेंट चल रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर पे कोई अशांति तो नहीं है, लेकिन बाढ़ बनाने का काम अभी थोड़ा टेम्पररी रुका हुआ है। उसको बांग्लादेश ऑब्जेक्ट कर रहा है, जो आज तक कभी ऑब्जेक्ट नहीं करता था। और उनकी कोजिंग अप, लश्कर तोयबा एक्टिव हो गई है, हुजी बांग्लादेश एक्टिव हो गई है, और 3 शिप फुल, 3 बड़ा कार्गो वहां पर लैंड किया है। चिटगांव पोर्ट पे पाकिस्तान से क्या माल गया है, आने वाला समय बताएगा। पाकिस्तान दरिद्र भिखमंगा देश 3 शिप वहां पर कार्गो कैसे भेजेगा? उस 3 शिप में तो यही सब सामान गया है। तो बांग्लादेश इज बिकमिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया फॉर इंडिया टू सी इन कमिंग डेज। फरवरी में जहां देखेगी जमायती देखेंगे कि वो हार रहे हैं, तो फिर कुछ किलिंग होगी, कोई बहाना बनाएंगे कि इलेक्शन टल जाए, और इस पर सबकी नज़र है। तो बांग्लादेश भी हमारे लिए एक चिंता का इस समय विषय बना हुआ है। और एक सिल्वर लाइन दिखती है कि बांग्लादेश मिलिट्री पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है, और बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश गार्डिंग फोर्सेस ये पाकिस्तान ब्रीड से अलग हैं। इनके अंदर कहीं न कहीं होप है कि देश को चलाने के लिए क्या सही है क्या गलत। मेरी बड़ी उनसे उम्मीदें हैं कि शायद वो कुछ सोचे आगे, क्योंकि वहां देखिए मिलिट्री रूल नहीं आया बांग्लादेश में, पाकिस्तान की तरह से वहां नहीं आया। बट फाइनली जो लीडरशिप आएगी डिक्टेट तो वही करेगी। सर, भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशन थे उतने अच्छे नहीं थे पीछे पास्ट ईयर्स में, लेकिन अब वो थोड़े से अच्छे होते दिख रहे हैं। तो सर, इसके बारे में आपका क्या टेक है? भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे होते दिख ही नहीं रहे हैं।
ये रिश्ते बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं और आने वाले टाइम में ये रिश्ते और अच्छे हों, हमारी यही ख्वाहिश है। देखिए, इसके पीछे कारण है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन। बड़ी सीधी फिलॉसफी है। हिस्टोरिकली आप जाइए तो अफगानिस्तान भारत कभी अखंड भारत जो रहा है तो अफगानिस्तान तक रहा है। अफगानिस्तान तो हमारा ही पार्ट रहा है। तो भारत की तो सीमा बहुत बड़ी रही है पहले। ये तो मुगलों का जो पहला एंट्री हुआ भारत में, समरकंद बुखारा के रास्ते बाबर का, उसके बाद से ज्योग्राफी में काफ़ी चेंजेस आया है। लेकिन जहाँ तक मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, अफ़गानिस्तान का हमारा हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और बड़ा पुराना रिश्ता है। और अफ़गानिस्तान एक बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा लैंड का पार्ट है। देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ भी मैच नहीं है। इन दोनों के बीच कोई चीज़ मैच नहीं है। इन दोनों की रीत, रवायत, बिरादरी, खाना, कपड़ा, रहन सहन, कल्चर, कोई पाकिस्तान से मैचिंग नहीं है। उनकी अगर मैचिंग है तो इंडिया से है। और वैसे भी पाकिस्तान था तो इंडिया ही, उसके अपना कोई वजूद तो था नहीं। अंतर कहाँ पड़ा? अंतर पड़ा, चेंज हुई 1947 में। 1947 में जो पाकिस्तान ने जेएनके इंडिपेंडेंट टेरिटरी पर अटैक किया, उसमें जो पीओके के ऊपर का पार्ट था, कराकोरम वाला पार्ट, वह पार्ट पाकिस्तान के पास चला गया और पाकिस्तान ने उस पार्ट का कुछ हिस्सा चीन को दे दिया, जिस पे कराकोरम हाईवे बना है। आपको पता है, दुनिया का सबसे हाइट पे जो हाईवे बना है, वही हाईवे है जो पाकिस्तान और चीन को कनेक्ट करता है। वह पॉइंट है जहां हमारा अफगानिस्तान से सीमा हट गया। नहीं तो इंडिया के 7 पड़ोसी देश थे पहले, 7 में एक अफगानिस्तान भी था। हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ वैसे ही लगा था जिस तरह से किसी अन्य देश के साथ लगा हो। लेकिन जब ऊपर का पार्ट पीओके पाकिस्तान के पास चला गया तो भारत अफगानिस्तान का अभी डायरेक्ट पड़ोसी नहीं रह गया, क्योंकि बीच में पीओके का पार्ट आ गया। हाँ जी। भारत का भी अनफिनिश्ड एजेंडा है दोबारा पीओके वापस लेने का, पीओके वापस लेने का और दोबारा अफगानिस्तान का बॉर्डर पर जाने का। ये अनफिनिश्ड एजेंडा है। पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन हो गए हैं। हमारी लीडरशिप ने इसको बारंबार ऐलान किया है कि पीओके हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान ने चुराया है। तो हमारा वो चोरी का माल है, वो चोर पाकिस्तान है। ये तो पाकिस्तान का, इंडिया का एक क्लियर स्टैंड है। 370 आर्टिकल एब्रोगेशन अगस्त 2019 में भारत ने इसीलिए किया था, आपको पता ही है। हाँ जी सर। अब सवाल है कि 47 में तो ये भूगोल चेंज हुआ, लेकिन 1978 में, 78-79 में रशियन फोर्सेज ने जब अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन किया, तो रशियन फोर्सेज के इन्वेजन के बाद अमेरिका को लगा कि रशिया तो ये पूरा पार्ट ले लेगा, क्योंकि रशिया वैसे ही बहुत बड़ा लैंड है। रूस के साथ अगर अफगानिस्तान जुड़ गया तो रूस का भूगोल सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अमेरिका अटलांटिक के उस पार बैठ के तो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसको अफगानिस्तान के आसपास अपना बेस बनाना था। और उस बेस बनाने के लिए पाकिस्तान जैसा उसको दोस्त नहीं मिला कोई। इंडिया तो बेस बनाने नहीं देगा, खास करके तब जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर घुस रहा है, तो इंडिया कैसे करेगा वो। तो उसने पाकिस्तान को बोला कि तुम इसमें हथियार, ट्रेनिंग, पैसा और लड़ाकों की जरूरत है रशियन फोर्सेस के खिलाफ। तो इसमें 3 पार्टी इकट्ठा हुई। एक इनका मुआहदा हुआ, मुआहदा कहते हैं ना, एग्रीमेंट। जैसे किसी लड़की की शादी होनी हो तो 3 चीज चाहिए ना, एक तो दूल्हा चाहिए, एक काजी चाहिए जो उनका निकाह कराए, और पैसा, माल, असबाब चाहिए। अगर इतनी चीज इकट्ठी होगी तो शादी हो जाएगी। तो उसमें काजी की भूमिका निभाया सऊदी अरबिया ने, मनी दिया, हथियार, ट्रेनिंग, डॉलर अमेरिका से आए। ये हुआ कि भाई लड़ेगा कौन। तो पाकिस्तान बोला कि हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी में लाखों हैं बैठे हुए, यही काम ही करते हैं, पढ़ना लिखना है नहीं। तो जितने रेडिकल थाट वाले कराची के गलियों से लेके झुग्गी झोपड़ी में तो हजारों लाखों मुजाहिद, पैसा, मरने का पैसा मिल रहा है। तो पाकिस्तान ने उन्हें बेच दिया। पाकिस्तान ने मुजाहिद तैयार किए अफगानिस्तान के अंदर घुस के रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए। इनकी जुगलबंदी हुई। जुगलबंदी के बाद ये कार्रवाई इन्होंने वहाँ पर शुरू किया 1980 से।
और 10 बरस लगे और रशियन फोर्सेस को 1990 में वापस जाना पड़ा। 90 में रशियन फोर्सेस चली गई तो वहाँ राज्य किसका हुआ? तालिबानी आ गए, तालिबानी बैठ गए वहाँ। नजीबुल्ला जो प्रेसिडेंट थे उनका गर्दन काट करके लैंप पोस्ट पे लटका दिया। नजीबुल्ला की फैमिली भाग करके दिल्ली आई, जान बचाई। 1993 से तालिबानी शासन अफगानिस्तान के अंदर लागू हो गया। और यही 90, 91, 92, 93 है जब मुजाहिद जो है मनरेगा के पैरोल से वापस हो गए। यानी जो ये उनको वहाँ नौकरी मिली थी लड़ने की, अब लड़े किससे? अब तो तालिबानियों की सरकार आ गई तो पाकिस्तान ने इनको JNK की तरफ डाइवर्ट किया। अब जाओ कश्मीर एरिया में, अब आप वहां पर आतंकवाद फैलाओ। और तालिबानियों का शासन कब तक रहा? 9/11 2001 तक। 2001 नवंबर 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर अटैक हुआ, जब अमेरिका के एड़ी में पहला दर्द हुआ कि आतंकवाद है क्या, जब उसके तीनों टावर ढह गए, अलकायदा ने गिरा दिया, तब उन्हें पहली बार झटका लगा कि भाई आतंकवाद है क्या दुनिया में। तो वर्ल्ड ऑर्डर में उन्होंने आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिखी और उन्होंने जो है अलकायदा के खिलाफ युद्ध छेड़ा। अलकायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन बैठा कहाँ था? अफगानिस्तान में बैठा था। तो 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका ने अटैक किया और 20 साल रहा। 2021 में अमेरिका वापस गया है, छोड़ छाड़ के अपने हेलीकॉप्टर, मिसाइल, हथियार, ऑमनेशन, गोला बारूद सब छोड़ के भाग गए लद के। आपको वीडियो याद होगा कि जहाज के विंग पे अफगानिस्तानी चढ़ गए और कई हजार फीट से गिर गए, बेचारे मर गए। 2021 का तो वीडियो है वो। तो ये तो रही अफगानिस्तान की टर्मोइल स्थिति, वहाँ की जो वार लॉर्ड्स की लड़ाई, आपस के फैक्शन की लड़ाई, हज़ारा अलग, पश्तून अलग, सुन्नी अलग, शिया अलग। तो ये सारे वार लॉर्ड्स थे ना अफगानिस्तान में। जो एरिया है, वजीरिस्तान है तो उनका हेलमंड है, तो उनका कंधार है, सारे जो एरियाज़ हैं जोग्राफिकल एरियाज़, कुछ चाइना के साथ कनेक्टेड एरिया है, कुछ रशिया के साथ कनेक्टेड एरिया है। सबकी अपनी अपनी मिलिशिया, अपनी अपनी आर्मी है, सबके वारलॉर्ड्स हैं, सब पे हथियार है, सब पे गन कल्चर है। अब जाके 21 में जब वो चले गए तो तालिबान की सरकार आ गई। तो अब सवाल यह है कि तालिबान की सरकार आ गई, पाकिस्तान इतने लंबे दिन तक वहां बैठा रहा, पाकिस्तान इतने लंबे दिन तक तालिबानियों की मदद करने की हामी भरता रहा और इस मुगालते में रहा कि अब तो तालिबानियों की सरकार आ गई, अब ये जो वो करेंगे जो हम कहेंगे। तो तालिबानियों पर तो कोई आज तक कंट्रोल कर नहीं पाया। दुनिया की 2 सुपर पावर, एक पावर 10 साल रगड़ा खा के चली गई, 80 में आई, 90 में चली गई, और दूसरी 2001 में आई, 2021 में चली गई 20 साल रह के। तो 30 बरस तक तो उन्होंने आजमा लिया। तालिबानी तो किसी के आगे सरेंडर किया नहीं उन्होंने। तो अब पाकिस्तान चाह रहा था कि उसका वर्चस्व वो अफगानिस्तान को बैकयार्ड के तौर पे यूज करता है। आपका मकान है तो आप पीछे 200 मीटर का बैकयार्ड हो तो आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा ना। तो सोचता था अफगानिस्तान तो हमारा बैकयार्ड है। भारत ने इस दौरान बड़ा अच्छा काम किया। भारत ने बावजूद इसके कि भारत ने वहाँ के लीडरशिप को मान्यता नहीं दिया, वहाँ के डिप्लोमेटिक हाई कमीशन को उसने रिज्यूम नहीं किया, लेकिन भारत ने अफगानिस्तान के बिल्डिंग में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया। जब अमेरिका वहाँ था तो भारत ने अफगानिस्तान की संसद बनाई, वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग भारत ने बनाया है। वहाँ के डैम, वहाँ के एनर्जी सेक्टर में बहुत काम किया, हाईवेज बनाए, डैम बनाए, पुल बनाए, बिल्डिंग बनाई, हॉस्पिटल बनाए। भारत ने इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया पिछले 20-25 साल से अफगानिस्तान में? भारत अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी को कैसे छोड़ सकता था? और अभी लेटेस्ट आपने देख ही लिया, 2025 में उनके विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री सब दिल्ली आए थे, उनका स्वागत हुआ, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ और भारत से रिश्ता मजबूत करने के लिए और अच्छे रिश्ते रखने के लिए अफगान लीडरशिप बिल्कुल व्याकुल है। वहाँ की पब्लिक बहुत चाहती है भारत को। वहाँ की पब्लिक में जाइए, आज के तारीख में तालिबानी लोग एंटी इंडिया बात अफगानिस्तान में नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में अब भारत से गए हैं और शाम को किसी से कह दीजिए मैं इंडिया से आया हूं, आपको अपने घर पर खाना खिलाएगा। ये चेंजेस अफगानिस्तान में आ गए हैं। और अब बता दिया कि मैं पाकिस्तान से आया हूं तो इतनी पिटाई होगी कि अब अफगानिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। ये अफगानिस्तान के अंदर अभी हालत आज के जो हैं। अच्छा। यस। तो इंडिया
अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रहा है और अफगानिस्तान भी भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रहा है। ये ताल्लुकात चलने चाहिए, क्योंकि जो डूरंड रेखा है, सर डूरंड ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन खींची है, उस पे मचा हुआ है युद्ध। और आपने अभी धुरंधर पिक्चर भी देखी होगी बीच में, तो आप उससे भी स्टोरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको अफगानिस्तान मानता नहीं है, कहता है इतने 100 साल पहले हमारे शाह किंगडम जिस किसी ने भी रेखा खींची, ये रेखाओं का हम नहीं मानते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का टीटीपी का ये केपी एरिया बोलते हैं, खैबर पख्तूनवा, हमारा इंडिपेंडेंट राज्य है, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान का है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का है। तो वो इंडिपेंडेंट टेरिटरी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा रूल चलेगा। और उनके पास कहते हैं हमारे पास तो जहाज है नहीं, हेलीकॉप्टर है नहीं, कोई मिसाइल नहीं है, कोई हमारे पास ड्रोन नहीं है, तो है क्या अफगानियों के पास? तालिबान के पास क्या है? कह रहे हैं हमारे पास सुसाइड अटैक का पूरा जत्था तैयार है, 25-50 किलो बम बांधेंगे, घुस जाएंगे आपके कैंप में, खुद मरेंगे, 200-400 मार देंगे। तो यही है जिससे पाकिस्तान डरा हुआ बुरी तरह से। आपने अगर 3 महीने की हिस्ट्री निकाली है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कितनी मिलिट्री बेसेज में अटैक कर दिए, पेशावर, रावलपिंडी, हर जगह तो अटैक हो रहा है। अभी कोर्ट में हुआ है, पूरी कोर्ट, एक कैंटीन हाई कोर्ट की पूरी उड़ गई। वो कह रहे हैं हमारे पास ये है और तो कुछ है नहीं। और ये बम्बार्डमेंट जाके कर रहे हैं काबुल में, पाकिस्तानी कह रहे हैं टीटीपी वाले हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं। तालिबानी कहते हैं टीटीपी से हमारा कोई संबंध नहीं है, असलियत तो है कि उनका संबंध है। तो वहाँ पर युद्ध मचा हुआ है और ये बड़ी अच्छी फिल्म चल रही है वहाँ, जिसको पूरा इंडिया एंजॉय कर रहा है। हमको करना भी चाहिए एंजॉय, क्योंकि जनरल मुनीर की ताकत, उनके रिसोर्सेज, उनकी मिलिट्री, ऐसे कामों में बिजी रहे तो कोई बुराई नहीं है। तो इंडिया इज़ क्वाइट कंफर्टेबल ऑन अफगानिस्तान। तो सर, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने पिछले कुछ मंथ्स में ऐसे डिसीजन लिए हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं और इसमें चर्चा के विषय बने हुए हैं, और बल्कि दुनिया में उपहास का भी विषय बने हुए हैं वो। तो अब उनके निर्णय से या उनके वे ऑफ फंक्शनिंग से दुनिया में जो असर पड़ रहा है या पड़ा, इंक्लूडिंग भारत, वो तो अलग विषय है और आगे भी पड़ेगा। लेकिन अभी तो उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स उनसे नाराज चल रहे हैं। कई मेंबर्स के बयान आ गए जो उनके इन निर्णयों से खुश नहीं हैं। और मिड टर्म पोल इस साल होगा अमेरिका में। मिड टर्म पोल में अमेरिकन पब्लिक इस बात को तस्दीक करेगी कि उनको इनके निर्णय कितने अच्छे लगे या कितने अच्छे नहीं लगे। तो वो एक तस्वीर उभर के आएगी कि इंटरनली, डोमेस्टिकली ट्रंप के इस निर्णय का उनकी अपनी पब्लिक पर क्या असर पड़ रहा है। दूसरा, अभी आपने देखा है मिनेसोटा, मिनियापोलिस में उनका एक स्टेट है जिसके अंदर उन्होंने 1500 स्पेशल फोर्सेस के लोगों को उतारे हैं वहाँ के दंगा और एजिटेशन को शांत करने के लिए। उस तरह की फोर्स कभी मिनेसोटा में उतारी नहीं गई थी। मिनियापोलिस उसकी कैपिटल है। वो इसलिए कि इमिग्रेशन को लेके वहाँ पर बहुत बड़ा एजिटेशन चल रहा है। इसी तरह से शिकागो के अंदर, टेक्सास के अंदर उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, टेक्सास में चल रहा है और इलिनॉय स्टेट शिकागो में चल रहा है। तो अमेरिका के अंदर खुद इसका अंतर्विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि ट्रंप एक ऐसी लीडरशिप आई है जिस लीडरशिप की अगर हिस्ट्री आप देखें तो 2020 में ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए थे। लेकिन कैपिटल हिल की घटना अगर कोई दोबारा विजिट करे और उसको देखा है तो ऐसी घटना तो अंडर डेवलप्ड छोटे मोटे कंट्री में भी नहीं होता। किस बात की डेमोक्रेसी है अमेरिका? मतलब हारने के बाद दंगाइयों का सीन था, पार्लियामेंट की कुर्सियां तोड़ दी लोगों ने, इनके समर्थकों ने जाके चेयर पर बैठ गए, जो हुड़दंग मचाया, जो कोहराम मचाया, वो तो पूरा आपके वीडियो पे अवेलेबल है। और उसके हेल्म ऑफ अफेयर पर कौन थे? ट्रंप साहब थे। अब 2024 में दोबारा जीत के आए हैं। तो 2016 के ट्रंप और 2024 के ट्रंप में काफी अंतर है। इनका जीत के आने के बाद इन्होंने मागा नाम का एक
नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, सुपर पावर था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, इसको वापस हमें वहीं ले जाना है। इसके लिए कुछ भी करेगा। मिलिटरली अमेरिका बहुत पावरफुल है, सबको पता है कि मिलिट्री एंड सर्विस सेक्टर उसका सबसे आगे है। वर्ल्ड की इकोनॉमी पे वो सर्विस सेक्टर की वजह से रूल करता है। मिलिट्री उसकी इतनी स्ट्रांग है और उसके एयरफोर्स, नेवी, ये सब जितने हैं टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर हैं। तो अमेरिका की ये ताकत है। अगर आप ओरिजिनल अमेरिका देखें तो अमेरिका बहुत छोटा था। अमेरिका ने बाद में ओवर द ईयर्स अड़ोसी पड़ोसी देशों को खरीदा है, लूटा है, अटैक करके उनको अपने में शामिल किया है। और आज जो अमेरिका आपको इतना बड़ा देखता है, इधर अटलांटिक महासागर, उधर पैसिफिक महासागर, तो दोनों ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों अमेरिका का है। साउथ में उसने मैक्सिको का कुछ पार्ट हड़प करके न्यू मैक्सिको बना लिया। अलास्का उसने रशिया से खरीद लिया। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को डेल्टा फोर्स ओवरनाइट ऑपरेट करके उसके और उसकी वाइफ को सोते हुए बेडरूम बिस्तरे से उठा करके हथकड़ी डाल के उठा के लेके आ गई। और उसका बहाना ट्रंप ने दिया कि भाई ये तो यहाँ पर रशिया और चाइना ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है और अमेरिका के इकोनॉमी और उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए बहुत ही खराब है। ये उन्होंने बहाना दिया। एक्चुअल बहाना था तेल का खेल है ये, क्योंकि 17% ऑयल वेनेजुएला में। मादुरो, जो निकोलस मादुरो उनका प्रेसिडेंट रहा है, वो अपने तरीके से उसके इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं। रशिया, चाइना, ईरान के उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तेल के एक्सपोर्ट का उनका अपना सिस्टम है। तो वो अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं थी। सिल्वर यानी बहुत सारे खनिज पदार्थ वहाँ के हैं जो बहुत महंगे हैं। तो उन्होंने इस नाम पे ऑपरेट करके उठा के लेकर आ गए वही हमारी सरकार चल। खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि मैं ही एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। तो वेनेजुएला के साथ ये किया। वो उसको मैक्सिको को भी धमकी देते रहे हैं। इतना बड़ा कनाडा है तो उन्होंने कनाडा को 51st स्टेट बोल दिया कि ये तो अमेरिका का ही 51वां राज्य है ये। वो इस नज़रिए से इतने बड़े देश कनाडा को भी ये देखने लगे। और रिसेंट जो सबसे मज़ेदार चीज़ रहा है वो ग्रीनलैंड। तो एक बड़ा अच्छा कार्टून निकला था एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें तेलंगाना की फोटो है और बहुत बड़ा झरना बह रहा है। तो ट्रम्प साहब इशारा करके कह रहे हैं दिस इज तेल। तो उसमें कार्टूनिस्ट कहते नहीं नहीं, इन इंडिया द मीनिंग ऑफ तेलंगाना इज डिफरेंट। और अभी आपने उनका ये भी देखा कि जो मचाडो को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज उन्होंने उन्हें समर्पित किया कि भाई नोबेल प्राइज मैं ट्रम्प साहब को समर्पित करती हूँ। तो उन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया, फोटो खींची मेन फ्रंट पेज पे। तो मैं देख रहा था कैप्शन में कि कहीं ये मिले कि भाई इन्होंने फोटो खिंचा ली, दैट्स ऑल। लेकिन लिखा है कि नहीं नहीं, लेके आए और व्हाइट हाउस ने उसको अपने रख लिया है। तो अभी उनका बयान भी आया था कल परसों कि मुझे नोबेल प्राइज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर नॉर्वे कहता है कि नोबेल प्राइज अवार्ड करने में उनका कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरी दुनिया में शांति चले, इसके लिए भी मेरी कोई वचनबद्धता नहीं है, मेरा कोई कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि नॉर्वे ने बोला कि नोबेल प्राइज अवार्ड करने के लिए नॉर्वे की गवर्नमेंट को उससे लिंक मत करिए, इसकी कमेटी होती है। कमेटी जैसा निर्णय लेती है, जो उसके उचित पात्र है उसको नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो इनको इस बात की परेशानी है कि इनको नोबेल प्राइज मिला नहीं। भारत पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने क्लेम किया कि मैंने 8 बार बात किया भारतीय प्रधानमंत्री से, युद्ध मैंने रुकवाया है। फिर ये बयान आया कि न जाने दुनिया के कितने युद्ध इन्होंने रोके हैं, रुकवाए हैं। अब ये इजराइल पैलेस्टीनियन युद्ध नहीं रुकवा पाए, रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाए, ईरान और इजराइल का भी नहीं रोक सके, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को खुद ही उठा के लेके आ गए। किस युद्ध की बात करते हैं उन्हीं को पता है। ऐसा करके भारत के खिलाफ उन्होंने टैरिफ की शुरुआत की। तो ट्रंप का मैंने देखा कि उन्होंने डिफेंस को यानी मिलिट्री माइट को टैरिफ से जोड़ा, विश्व व्यापार को एक युद्ध के रूप में कन्वर्ट कर दिया।
कि दुनिया में जो एक फ्री ट्रेड था, नेशन टू नेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपस में रिलेशनशिप है, किसी का कोई स्ट्रांग एरिया है, किसी का कोई स्ट्रांग एरिया है, किसी का कोई प्रोडक्शन है, किसी का कोई प्रोडक्शन है। तो दुनिया में जो एक नॉर्मल संसार का जो संचालन है वो गिव एंड टेक से है, उसकी एक गरिमा है, एक मर्यादा है, उसके एग्रीमेंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रीटीज है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ उसके रूल कानून बने हैं। सारे रूल कानून को इस अकेले आदमी ने तहस नहस कर दिया। और अभी एक वर्ल्ड पीस सेटलमेंट का उन्होंने एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है कुछ कंट्री की, इसमें आप शामिल हुई है। तो यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? सही बात। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या रोल बचेगा? और दुनिया के इस धरती के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए न जाने कितने इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनली थे, उससे बाहर हो गए। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया की महामारी बीमारियों पर रिसर्च करता है, वैक्सीन बनाता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को वो सपोर्ट करता है। दुनिया में बहुत सारे फेमीन हैं, लोगों के भूखमरी के शिकार हैं, लोगों को दवा नहीं मिलती है, मेडिकल साइंस पर रिसर्च का वर्क है, सारी की सारी ट्रीटी से ये खुद को बाहर कर दिया आदमी है। तो क्या बनाएगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अभी पूरी यूरोपियन यूनियन को धमकी दे दी, उससे फ्रांस नाराज है, मैक्रों का बयान आज का पढ़िए आप, डेनमार्क नाराज है, ब्रिटेन नाराज है, जितनी यूरोपियन कंट्री हैं सब उससे नाराज हैं। और सब लोगों ने बोला है कि ये ग्रीनलैंड का जो धमकी आप दे रहे हो, ये धमकी हम सुनने वाले नहीं। आज उन्होंने फिर बयान बदल दिया, आज सवेरे बयान बदल दिया, कह रहे नहीं कंप्लीट ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है। यानी दुनिया के भूगोल को आप देखिए तो ऊपर से नीचे तक कंप्लीट वेस्ट वाला पार्ट हमारा है, बाकी दुनिया दूसरे पार्ट। अब एक ही धरती का तो अब तक पता है, दूसरी धरती का तो पता नहीं है। तो ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं और वर्ल्ड ऑर्डर को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अमेरिका के प्रति लोग क्या धारणा बनाएंगे। आने वाले दिनों में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ट्रेड को लेके, टैरिफ को लेके, प्रोडक्शन को लेके, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके, स्पेस को लेकर के कोलैबोरेशन होगा। ये आदमी कोई चीज सप्लाई करेगा, अगले दिन से बोलेगा हम स्पेयर पार्ट ही नहीं देंगे। तो इनके क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन अब आ गया है। और भारत पे टैरिफ डाल करके सिर्फ इस बात पे कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं और जो इससे सेल प्रोसीड रशिया जनरेट कर रहा है, यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रशिया से सबसे ज्यादा तेल तो यूरोप लेता है, यूरोपियन कंट्री लेती है जो नेटो का पार्ट है। आज के तारीख में जर्मनी के अंदर जो है कुकिंग गैस बंद हो जाए अगर रशिया से वो सप्लाई बंद कर दे। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुतिन से जर्मनी की लीडरशिप भी पुतिन को अप्रिशिएट करती है और उनसे मिलने गई थी। तो पूरा यूरोप जो कि बर्फबारी में रहता है, कोल्ड क्लाइमेट है, वो कंप्लीट रशियन एनर्जी के ऊपर सरवाइव कर रहा है। और पूरा यूरोप नेटो का पार्ट है और अमेरिका नेटो का नेता है। तो कहने का मतलब ये क्या पॉलिटिक्स है ये। और भारत को धमकी देना कि आप वहां से तेल ले रहे हो। होता क्या है कि अब उस टैरिफ का क्या असर पड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं असर नहीं पड़ा, भारत के एक्सपोर्ट पे असर पड़ा है, लेकिन जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो अपॉर्चुनिटी कोई और भी खुलती है। सही बात है। ऐसा ऐसा तो है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर को लेके जितनी अफेक्टेड कंट्री हैं कोई इनको रास्ता निकाल रही होंगी। उनके यहां का जो थिंक टैंक है सोच रहा होगा कि ट्रेड बायलैटरल रिलेशन चलाएं कैसे। लेकिन भारत ने इन 8 महीनों में गजब की मैच्योरिटी दिखाई है। भारत ने कहीं भी हेड ऑन नहीं लिया, लेकिन भारत ने कहीं भी उनके इस फनी स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया। उन्होंने बयान दिया कि मैंने समझौता कराया, तो भारत ने 1 मिनट के अंदर कहा भी नहीं आपने नहीं करवाया। अभी लेटेस्ट आज का है कि मॉरिशस के साउथ में वो डिएगो गार्सिया जो अमेरिकन बेस है जहां से उन्होंने B-2 बम्बर से ईरान के ऊपर अटैक किया था कुछ दिन पहले उनके न्यूक्लियर सस्पेक्टेड साइट्स पे, वहां पे एक छोटा द्वीप है। वो आइलैंड बेसिकली मॉरिशस उसको क्लेम कर रहा था और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया और ही डिक्लेयर्ड कि भाई ये हम आइलैंड
मॉरिशस को वापस करेंगे। और उस आइलैंड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री और मॉरिशस लीडरशिप के बीच में ये मीटिंग हुई कि उसको भारत डेवलप करेगा और वहां अपने असेट रखेगा। ट्रम्प का आज बयान है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ी भूल की, ये आइलैंड वो मॉरिशस को दे क्यों रहे हैं। मतलब यह आदमी छोटा तिनका के आइलैंड से लेके ग्रीनलैंड तक की जमीन के बीच में कोई अंतर ही नहीं समझता। इसको ये भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो मतलब बड़ा जोक चला कि ट्रम्प साहब का एक बेटा है, उसकी शादी होनी है और उधर ग्रीनलैंड की जो उसकी चीफ है लेडी, उनकी बेटी वो भी अनमेरिड है, तो भाई दोनों की शादी करा दी, जो ग्रीनलैंड दहेज में ले लीजिए। ये भी चर्चा चल रही है। सही बात है। तो दुनिया ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जरूर है, 21st सेंचुरी के पहले क्वार्टर के ये बड़े तिलिस्मी व्यक्तित्व बन के निकले हैं इस दुनिया में। और एक पाकिस्तान ने एक पैदा किया हुआ है फील्ड मार्शल मुनीर, जो कि इस वाले हेमिस्फीयर में है और उस हेमिस्फीयर में ट्रम्प साहब हैं। तो देखिए किस करवट जाती है बात, लेकिन रेस्ट्रिक्शन से अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। सही बात है। अभी थोड़ा उन्होंने टोन डाउन भी किया है, लेकिन बीच बीच में अभी तो भारत का मास्टर स्ट्रोक यूरोपियन यूनियन का जो एग्रीमेंट होने वाला है 26 जनवरी को, इसको कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर है। अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट इंडिया करने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट दोनों भारत विजिट कर रहे हैं और 26 जनवरी के परेड के में वो विशेष अतिथि हैं और 26 को समझौता होने जा रहा है भारत के साथ। वाह। अब अमेरिका इसको किस नज़र से देख रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि ये इस ऐसे देशों में कैसे शासक आएंगे उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अमेरिका के अंदर कल को कोई दूसरा ट्रम्प पैदा हो जाएगा, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं सही है। बात है। लेकिन भारत अपनी नीतियों, अपनी इकोनॉमी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इकोनॉमी हमारी बेहतर हो भी रही है और वर्ल्ड में नए नए मार्केट और नए नए पार्टनर भी ढूंढ रहा है और उसमें उसको सफलता भी मिल रही है, क्योंकि दुनिया में अभी लोगों को भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। तो भारत की एक क्रेडिबिलिटी तो दुनिया में है कि जिससे जो एग्रीमेंट करेगा उसको निभाएगा और भारत न्यूट्रल रहेगा। भारत की न्यूट्रलिटी की लोग बहुत कई बार लोग आलोचना भी करते हैं, लेकिन न्यूट्रल आदमी कुछ देर के लिए आपको लेथार्जिक दिखेगा, लेकिन न्यूट्रल आदमी एक ब्रांड तो छोड़ता ही है और जहां भारत को जरूरत होती है वहां पक्ष भी लेता है। ये तो सब आपने देखा ही है। तो कुल मिला जुला के बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग और अपनी हमारे इंडिया को अपना जो ग्रोथ है वो बढ़ाना है। ट्रम्प लोग आज आए हैं, ट्रम्प जैसे कल को नहीं आएंगे उस पर हमारा तो कंट्रोल है नहीं। सर, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि जो वॉर है सिर्फ वेपन से नहीं लड़ी जाती। साइबर अटैक, प्रोपेगेंडा एंड इकोनॉमिक्स, ये भी एक वेपन की तरह यूज किए जाते हैं। तो सर, हमें इंडिया को किस क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है इन तीनों में से? ये बात बिल्कुल सही है कि आज का वारफेयर भी कन्वेंशनल वारफेयर नहीं रह गया है। नंबर ऑफ बूट्स की पहले चर्चा होती थी कि जिसकी मिलिट्री जितनी ज्यादा है, जितनी मिलिट्री की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी ज्यादा है, वो एक वार को बड़ी निर्णायक मोड में तब्दील कर सकता है। लेकिन जो मॉडर्न वारफेयर है बिल्कुल ही अलग है। अगर आप पिछले कोई 2-3 साल की हिस्ट्री देखें, जिसमें खास करके अगर शुरू किया जाए तो यूक्रेन रशिया वार और ऑपरेशन सिंदूर तो लेटेस्ट एग्जांपल है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा एग्जांपल है कि एक भी सैनिक ने सीमा रेखा क्रॉस नहीं किया, यानी विदाउट क्रॉसिंग योर इंटरनेशनल लाइन आप दुश्मन के एसेट को कितना डैमेज कर सकते हैं, उसको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ घंटों के अंदर उसको घुटने पे ला सकते हैं। 92 आवर्स का टोटल वार था। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके ड्यूरेशन में ही पाकिस्तान के कुल 12 एयर बेसेस टोटल नॉन फंक्शनल कर दिया इंडिया ने अपने मिसाइल अटैक से, और सारे पिन पॉइंट हुए। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के काउंटर बहुत आए। ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने लॉटरिंग अम्युनिशन, ड्रोन्स, स्वार्मिंग उन्होंने बहुत ज्यादा किए, जिसमें जनरली उन्होंने चाइना और टर्की मेड ड्रोन का इस्तेमाल किया था और अजरबैजान के थे। भारत ने काउंटर ड्रोन किया और काउंटर ड्रोन में भारत ने अपनी कैजुअलिटी बचाई और भारत ने भी अटैक किया।
तो कुल मिला जुला करके आर्मामेंट और डिफेंस की टेक्नोलॉजी बहुत आजकल एडवांस हो गई है, जिसमें इतनी एक्यूरेसी से वेपन रिजल्ट दे सकते हैं कि जितनी एक्यूरेसी से शायद टारगेट तक जाकर ह्यूमन बीइंग भी ना कर सके। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था किराना हिल पे जो भारत ने ब्रह्मोस अटैक किया था, कि 48 इंच बाई 48 इंच के विंडो से आप इतने किलोमीटर से मिसाइल आपकी जाके और एक्यूरेटली हिट करे और उनके असेट को बर्बाद करे। लेकिन इसमें उतना ही इंपॉर्टेंट आज के तारीख में इंफॉर्मेशन वारफेयर हो रखा है। युद्ध भूमि में लड़ाई होती है, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई टीवी के पर्दे पर हो रही होती है। तो टेलीविजन का जो स्क्रीन है, लैपटॉप का जो स्क्रीन है, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ा जाता है कि आप क्या नैरेटिव सेट करते हैं वर्ल्ड में। मेरा ये मानना है कि भारत को इंफॉर्मेशन वारफेयर का एक अलग कंप्लीट वर्टिकल ही बनना चाहिए, और इंफॉर्मेशन वारफेयर में हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव काम करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप सही चीज लाते हैं ना, तब तक झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जाता है, और उस झूठ को जब तक आप काउंटर करते हैं उसमें बहुत दिन निकल जाते हैं। सही बात है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा मशीन उनकी काफी तेज थी, और वो आगे और पीछे तो सोचते नहीं है। हजारों लाखों यूथ पूरे दिन उनके यहाँ प्रोपेगेंडा मशीन के लिए बैठे हुए हैं। प्रोपेगेंडा फैक्ट्रीज हैं जो पूरे दिन रील वीडियोस मिक्स करके झूठा टेढ़ा गलत इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और छोटे छोटे कंटेंट्स में वो डालते हैं, जो कि पूरी दुनिया में लोग क्विकली देख लेते हैं। आप खुद देखिए ना, आपके पास कोई गलत खबर आ गई, आपने एक बार देख ली, सही खबर जब तक आती है तो गलत वाला पूरा दिमाग से मिटता नहीं है। सही बात। वो दिमाग में थोड़ा बैठा रहता है। तो जो इंफॉर्मेशन वारफेयर है उसमें हमें काम करने की जरूरत है, और इकोनॉमिक्स तो सबसे ऊपर है। अगर आपकी आज की तारीख में कंट्री इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है, आप वार नहीं लड़ सकते, क्योंकि वर्ल्ड में डिफेंस सेक्टर अभी बहुत बड़ा होकर के उभरा है। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी को खरीदना, अपने यहां डेवलप करना और वर्ल्ड से इंपोर्ट करना बहुत खर्चीला मुद्दा है। भारत आज के तारीख में जेट इंजन के लिए जूझ रहा है, अभी भी जेट इंजन हम लोग बना नहीं पाए। तो सबसे ज्यादा उस एरिया में काम करने की जरूरत है, और शायद 2030 तक हम लोग इंडिजिनस कंप्लीट बना लें। नहीं तो हम आज भी इंजन तो इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। इसी तरह से जो चिप, वैल्यूएबल चिप्स जो हमारी बनती हैं, जो आज के तारीख में सबसे ज्यादा हर चीज में उसकी जरूरत है। तो कुछ एक एरियाज हैं जिसमें हमको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है, और ये सारी चीज होगी इंडिजिनस से। क्योंकि दुनिया में कौन कंट्री किस जियो स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से आपको कौन सी सप्लाई देने से मना कर देगा, आपको कुछ पता नहीं है। सही बात है। जिस जीपीएस को आप यूज कर रहे हैं, जिस व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, आप एक्स को यूज कर रहे हैं, सारे प्लेटफॉर्म सबके सर्वर अमेरिका में है। इसीलिए अमेरिका सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर से पैसा कमाता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपका नाविक खुद का अगर जीपीएस नहीं रहा होता तो इतना एक्यूरेट आप अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि दूसरे का जीपीएस पता चला आपको ही इंफॉर्मेशन गलत डेटा दे देगा तो आप क्या करेंगे। सही बात है। आपका रॉकेट तो, आपकी मिसाइल तो गलत जगह गिरेगी। लेकिन आपका खुद का अगर सिस्टम होगा तो वो कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने जितने पुराने विंटेज टाइम के भी प्रक्षेप्यास्त्र थे, जितनी हमारे मिसाइल्स थी, हमारे रॉकेट्स थे, सबको इंटीग्रेट किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, और पूरा कंप्लीट वारफेयर कंट्रोल रूम बना करके वहां से इंटीग्रेटेड अटैक किया। यानी जो चीज आपके शेल्फ में पड़ा था ना, वो भी ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया कि ओल्ड एंड न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे आप समन्वित करके, कैसे इंटीग्रेट करके और एक्यूरेटली रिजल्ट वार में हासिल कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं कि डिफेंस सेक्टर आज के तारीख में सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही नहीं है। डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर बन के उभर रहा है। सही बात। कि आपको प्रोडक्शन करने हैं और वर्ल्ड में बेचने हैं, जिससे आप उससे पैसा जनरेट कर सकें। आप इंडिया की इकोनॉमी को बेटर बना सकें। और हम लोग बहुत यंग देश हैं दुनिया में, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत जबरदस्त है। चाइना में डेथ ज्यादा हो रही है, बर्थ कम हो रहा है।
कल की रिपोर्ट पढ़िए आप, चाइना में दिया हुआ है कि 90 लाख या कितना डेथ के अगेंस्ट 70 लाख ही पैदा हुए हैं लोग। वहां पर लोग जनरेशन अब बच्चे प्रोड्यूस करना बंद कर दिए हैं और गवर्नमेंट उसके लिए इंसेंटिव दे रही है कि भैया आप पिता बनो, अब परिवार में 2 बच्चे पैदा करो, आपको हम इतनी चीज एक्स्ट्रा आपको हम छूट देंगे। छूट लेने के बाद भी कोई उसके लिए तैयार नहीं है। तो चाइना बूढ़ा हो रहा है। अगर यही रफ्तार चली तो डाउन द लाइन 20 इयर्स बाद चाइना की पॉपुलेशन, जापान की पॉपुलेशन ओल्ड हो जाएगी, यंग लोग रहेंगे नहीं। इसलिए चाइना टेक्नोलॉजी पर जोर दे रहा है। उसको पता है कि कल को हिमालयन वार अगर शुरू हुआ तो यंग जनरेशन तो लड़ने के लिए बचेगी नहीं। तो टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर की टेक्नोलॉजी अगर हमारी बहुत एडवांस रहेगी तो हम इंडिया से या जिस कंट्री से काउंटर कर सकते हैं। लेकिन हमारी तो स्ट्रेंथ है ना, मैन पावर। हम 142 करोड़ हैं, 32 करोड़ अमेरिका की आबादी और 32 करोड़ ग्रेजुएट है इंडिया में, और अमेरिका का 1/3 साइज है हमारा। तो हमको अपने पोटेंशियल को इंडिया के ग्रोथ के लिए कैसे यूज करना है, जिसमें मैन पावर, यंग जनरेशन, यूथ, यंग माइंड, पूरा अमेरिका तो भारतीय चला रहे हैं। और कैसे इकोनॉमी आप इंप्रूव करेंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, डिफेंस सेक्टर कैसे बढ़ाएंगे, मेक इन इंडिया कैसे करेंगे। भारत का जो मेक है, जो हमें बनाना है वही यूज करें हम, तभी ना आपकी इकोनॉमी सुधरेगी। नहीं तो आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, तो ट्रेड डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट में इकोनॉमी कहां इंप्रूव होगी। आप दुनिया का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बनिए, दुनिया को आप सप्लाई करिए, उससे आप पैसे कमाइए, और यूथ को प्रोफेशन सेंट्रिक ट्रेड में डालने की आवश्यकता है। तो इन तीनों का, आपने जैसे बताया, तीनों का मॉडर्न वारफेयर में बहुत ही निर्णायक भूमिका है। ट्रू सर। सर, कुछ कंट्रीज के लिए टेररिज्म फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है और इंडिया इसका हमेशा से विक्टिम रहा है। तो सर, आप इस ट्रेंड को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं उसका सीधा इंडिकेशन पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को अपने फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। तो पूरे दुनिया में ये बात एक्सपोज हो चुकी है, जो पता है पूरे वर्ल्ड को। वो इसलिए है कि हमारे लिए टेररिस्ट एक आतंकवादी है, एंटी सोशल एलिमेंट आतंकवादी है, एंटी नेशनलिस्ट को डील करने का हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है, उसके कंप्लायंसेस हैं। पाकिस्तान में इनको असेट माना जाता है। और जैसा कि आपको एक सवाल में मैंने चर्चा किया था कि जब रशियन फोर्सेज को अफगानिस्तान से निकालना था तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो ये थी कि भाई ये लड़ाई लड़ेगा कौन। तो पाकिस्तान ने बोला हमारे पास तो ये थोक में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये जो एक फ्यूडल सेक्शन है जो पूरे पाकिस्तान को लीड करता है, एक फ्यूडल जनरेशंस है। ले दे के आपको वही जुल्फकार अली भुट्टो के खानदान के कुछ लोग हैं, जिसमें बेनजीर भुट्टो थी, उनका दामाद जरदारी, अब उसका बेटा बिलावल भुट्टो, एक शहबाज और नवाज शरीफ फैमिली है पंजाब की, एक इमरान खान हो गया अभी। तो कुल ले देकर के 3-4 परिवार है जो पूरे पाकिस्तान को रूल करते हैं। और पाकिस्तान मिलिट्री में भी पंजाब के लोग ही सबसे ज्यादा जाते हैं। पाकिस्तान में जो पंजाब के लोग हैं वो दूसरे को हिकारत के नजर से देखते हैं, उसको एक छोटे, उसके दे लुक लो। तो पाकिस्तान में देखा जाए तो एक समग्र डेमोक्रेसी आई ही नहीं। और वहां के जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भी अपने बुक में लिखा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आतंकवाद है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में आतंकवादियों को पालता है, उनको जाहिल रखता है, उनको मदरसे से ऊपर उठने नहीं देता, उनकी भूख प्यास अभिलाषा एम्बिशन बस वहीं तक रहता है, उनको एक बढ़िया फिदाइन बनाता है, एक सुसाइडर बनाता है, सुसाइडर को बनाने में भी पैसा खाता है, उसके मरने के बाद भी पैसा खाता है। और वहाँ के मिलिट्री लीडर पाकिस्तान के इंडिया जैसे नहीं है। वहाँ का कोई मिलिट्री अफसर नहीं है जिसका कि यूरोप में घर ना हो, अमेरिका में घर ना हो, क्योंकि कल को पता है उसको फांसी भी दे दी जाएगी, हो सकता है बोल दिया जाए पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। परवेज मुशर्रफ जनरल प्रेसिडेंट, उसको दुबई में मरना पड़ा, उसको दुबई से आने नहीं दिया इन सबों ने, अपने जनरल को, उसको 2 गज जमीन नहीं दिया मरने के लिए।
जिस कंट्री ने अपने पहले प्रेसिडेंट और पहले प्रधानमंत्री, उनके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को गोली मार दी। उनका पहला प्रेसिडेंट निर्वासित होकर के चला गया यूरोप, और वहां जब मरा तो ईरान के शाह ने स्पेशल जहाज भेज के उसकी बॉडी ईरान में मंगवा के दफन किया। यानी पहले प्रधानमंत्री को गोली मार दी और पहले प्रेसिडेंट को वहां दफन भी नहीं होने दिया। बाद की पूरी हिस्ट्री 1958 से लेकर के अब तक की देख लीजिए, राइट अप टू आईएसआई चीफ जेल में है उनका। 2021-22 में जो आईएसआई चीफ था वो जेल में है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो उसको जेल में डाल दिया। जब रशियन फोर्सेस अफगानिस्तान से कहीं 2021 में तो वही आईएसआई चीफ था, और वो जाके काबुल में बैठा था, सेलिब्रेट कर रहा था कि देखो अमेरिकन फोर्स यहां से चली गई, पाकिस्तानी अफगानी भाई भाई हम जो कहेंगे अब ये करेंगे। तो इस रिजीम ने उसको जेल में डाल दिया और निकल नहीं सकता जेल से वो। अभी तो उसको 1 चार्ज लगे हैं उसके ऊपर। अच्छा। क्योंकि इमरान खान का वो कॉन्फिडेंट आदमी था। बुशरा बेगम को खबर वही देता था। तो बुशरा बेगम को एक जिन आता था ना, वो कहानी सुना है कि नहीं आपने? कि बुशरा बेगम जिन उन पालती थी, इमरान को बताती थी कि आज जिन ने बता के गया, वो जिन ही तो था। अच्छा। एक दिन बोला कि जिन जो है प्रधानमंत्री के घर के पीछे के जंगल और पहाड़ में वो रात को आएगा, तो बकरा काट के उसका मटन रख दिया गया कि जिन्न खा के जाएगा। सुबेरे वो पतीला खाली था। तो बुशरा बेगम ने बोला देखो जिन्न आया खा के चला गया। वो क्या किया, इसी को बोला 10-20 फौजी गए, खा पी के पतीला खाली कर गया, वो जिन्न थोड़ी था। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी है, और वो अपने बैकयार्ड में आतंकवादी पालता है। कश्मीर उसका एजेंडा है जिससे वो कभी हटता नहीं है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक जिस देश का चीफ ये कहता है कि कश्मीर उसकी जुगरनॉट है, भारत और पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते। दोनों अलग देश हैं, अलग कम्युनिटी है, अलग संस्कृति है। इससे बड़ा झूठी क्या बात हो सकती है? 15 अगस्त 1947 को भारत कंप्लीट भारत ही तो था। सही बात है। उस देश की लीडरशिप ऐसी बोल रही है। अभी तो वही लीडर है शहबाज शरीफ, तो उसका चपरासी है, प्यून है। वो ट्रम्प से मिले थे ना, आपने देखा था, तो शहबाज शरीफ किनारे था, और ये उसको रेयर अर्थ का वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था कि हमारे यहाँ ये हीरा मोती पाकिस्तान में निकलता है। अभी आपने 4 महीना पहले व्हाइट हाउस की फोटो देखी होगी। जनरल बाजवा के टाइम में भी यही था। जनरल बाजवा इसके साथ गया था, इमरान के साथ। तो जनरल बाजवा ने परिचय कराया ट्रम्प से कि ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो ट्रम्प ने बोला यस यस आई नो बट यू आर मोर पावरफुल। तो आप बताइए ऐसी कंट्री में, ऐसी कंट्री की लीडरशिप से आप ये उम्मीद करें कि वो भारत के लिए दुश्मनी नहीं रखेगा, तनाजा नहीं रखेगा। कश्मीर लेटेस्ट है आपके सामने। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं एक फेल्ड स्टेट है। वो फील्ड मार्शल नहीं है, वो फेल्ड मार्शल है। और भारत के साथ ये दुश्मनी रखेगा, और भारत इसके लिए प्रिपेयर्ड है। भारत को जो इसका प्राइस पे करना है वो पे भी कर रहा है। भारत रिटेलिएट भी कर रहा है, क्योंकि पड़ोसी अब बदल तो सकते नहीं ना। सही बात है। पड़ोसी कैसे बदलेंगे? पड़ोसी के साथ निपटेंगे, बदल तो नहीं सकते। वेरी ट्रू सर। सर आज का कश्मीर पिछले 20 साल वाले कश्मीर से किस तरह से अलग है, और क्या हम फ्यूचर में पीओके वापस ले पाएंगे? देखिए आज का कश्मीर तो पहले वाले कश्मीर से बहुत अलग है। 20 साल क्या बल्कि और आप पीछे ले जाएं इस बात को, जब 1990 में तहरीक की शुरुआत हुई थी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट कश्मीर में चला था, और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट का वहाँ तांडव नृत्य चल रहा था। तो शुरुआती दिनों में तो कोई लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, कोई पुलिस स्टेशन फंक्शनल नहीं था। एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सबको एक सिक्योरिटी की चिंता थी, और ऐसे लगा अचानक जैसे पूरा कश्मीरी हाथ से निकल जाएगा। अवाम भी जैसे जैसे टेररिज्म पीक पे चढ़ रहा था, तो अवाम को भी लग रहा था बस अब कश्मीर आज़ाद हुआ, अब कश्मीर आज़ाद हुआ। मेडिकल कॉलेजेस में लोग चर्चा करने लग गए थे, भाई एमएस की सीट मिली, एमडी की कहाँ, चेन्नई। बोले भाई चलो इस बार तो चले जाओ, अगली बार तो वीज़ा जाना पड़ेगा। और उन्हें लग रहा था कश्मीर से चेन्नई जाना तो वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर तो आज़ाद हो जाएगा। उस कश्मीर को खून से सींचा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो कश्मीर तो आसानी से नहीं चला जाएगा। ये तो
पाकिस्तान को भी पता है। उनके 20 जनरल आए, पीएम राष्ट्रपति आए, सुपुर्दे खाक हो गए, लेकिन कश्मीर ले नहीं पाए। वो कोशिश की थी। अब रही बात आज के कश्मीर की, तो आर्टिकल एबोर्गेशन ऑफ आर्टिकल 370 पोस्ट अगस्त 2019 कश्मीर में बहुत चेंजेस आए हैं। कश्मीर में डेवलपमेंट की रफ्तार देखनी हो तो आप जब जम्मू से आगे बढ़ते हैं और आप श्रीनगर, फर्दर बारामूला या आप लेह रूट से जाएं, तो आपको पता लगता है कि इतना डेवलपमेंट इतने कम सालों में हुआ है कि वहाँ के रोड, सड़कें और नेशनल हाईवे को देख के एक गर्व महसूस होता है। आप 4.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर पहुँच जाते हैं। आज के तारीख में वंदे भारत चल रही है आपकी। कोई सोचा था? हम कश्मीर के जो पुराने डिप्लॉयमेंट में थे तो हम कभी सोच भी नहीं रखते थे कि यहाँ रेलवे लाइन आएगी और वहाँ से सनसनाती हुई आपकी वंदे भारत गुजरती है। हाईवेज की पर चलने से इतनी स्पीड बहुत बढ़ गई है, तो बहुत सारा टूरिस्ट वहाँ जा रहा है। दुर्भाग्यशाली घटना थी पहलगांव की, नहीं तो 3.5 करोड़ टूरिस्ट ऑलरेडी टच कर चुके थे। पूरा कश्मीर खुशहाल था। इनोवा गाड़ी, जाइलो गाड़ी आपको 30,000 से नीचे नहीं मिल रही थी पर डे। होटल का कोई कमरा खाली नहीं था, सब बुक्ड थे। पूरा श्रीनगर एयरपोर्ट, सारी फ्लाइट पैक जाती थी, पैक आती थी, टिकट नहीं मिल रहे थे। फाइनली ये पैसा टूरिज्म के किसके पास जा रहा था? पब्लिक के पास जा रहा था। सही बात है। वहां के रोजी रोजगार वालों के पास जा रहा था। टोल का पैसा जा रहा था। भूजा, रेढ़ी, पटरी, ठेला वाले कमा रहे थे। टूरिज्म बूम पे था, तो ये सारा पैसा तो वहीं जा रहा था। तो कश्मीर में कश्मीर में हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क किया है, बहुत काम बढ़ाया है। और अभी जोजिला पास, कोई सोचा नहीं था कि जोजिला पास की टनल बन के तैयार हो जाएगी और हम श्रीनगर से इतने कम घंटे में लेह पहुंच जाएंगे। और उधर चाइना बॉर्डर पर भी बहुत काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंडिया में कश्मीरी यूथ को पढ़ने लिखने, मेडिकल की डिग्री, MBA, कोई MBBS करना, IIT, IIM, किसी भी जगह जाने की पूरी आज़ादी है। कुछ ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी है जिनके लिए सीट्स रिजर्व हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और पूरे भारत में वो कन्याकुमारी तक कहीं भी पढ़ सकता है, रोजगार कर सकता है, कहीं भी एम्पोरियम खोल सकता है, कहीं भी दुकान खोल सकता है। और कश्मीर में आज भी आप दिल्ली का आदमी जितना आसानी से और जितने कम पैसे में आज भी कश्मीर घूम के आ सकता है, कोई और टूरिस्ट सेंटर घूम के नहीं आ सकते आप। 1 घंटे में तो लैंड कर जाते हैं श्रीनगर। आप दिल्ली से उड़ते हैं, 1 घंटे में पहुंच गए। अभी तो दिल्ली से वंदे भारत चल रही है। तो ये तो हुआ वहां के तरक्की का रोड मैप। और POK की जहां तक आपको बात है, ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन है। लीडरशिप जिस दिन चाह देगी कि POK आपके पुराने नक्शे का पार्ट बन जाए, भारतीय फोर्सेस के अंदर पूरी कैपेबिलिटी वो कर सकती है। वो करने में कोई बड़ी बात नहीं है। कब लेना है उसका निर्णय अपेक्स बॉडी, टॉप लीडरशिप है, उसके जहन में है। वो कब सोचेगी, कब इसके लिए सोचेगी कि नहीं ये लेने का उचित समय है। तो ये प्रश्न 2 हिस्से में है, अपनी क्षमता और विल टू टेक। तो क्षमता हमारी पूरी है, विल टू टेक पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में रहता है। एक जमहूरियत देश है, दुनिया की हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। एक सिस्टम पे देश चलता है, एक सरकार एक सिस्टम पे चलती है। इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, रक्षाविद बैठे हुए हैं। जिस दिन उनके दिल में आ जाएगा POK आपके पास है। वेरी नाइस सर। सर, हमने पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म है उसको बहुत ज़्यादा झेला है, और इसके साथ साथ हमारे देश की एक आंतरिक समस्या भी है, नक्सलवाद। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इसका क्या आने वाला क्या फ्यूचर है और किस तरह से हमने इसको हैंडल किया है? नक्सलवाद तो अंतिम सांसें ले रहा है। 31 मार्च 2026 माननीय गृह मंत्री जी ने आज के करीब साल भर पहले बयान दिया था रायपुर में कि नक्सलवाद हम 31 मार्च 26 तक खत्म कर देंगे, और वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। जब उन्होंने बयान दिया था तब मुझे नहीं लग रहा था, शायद मुझे लग रहा था ज़्यादा एम्बिशियस बयान ना हो, कहीं पता नहीं तब तक क्या तस्वीर होगी। लेकिन पिछले 6 महीने में सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलिज्म के अगेंस्ट जो काम किया है, 6 महीने साल भर का बहुत बड़ा काम रहा है।
उसमें नक्सलिज्म के जितने टॉप ऑर्डर हैं, जितने टॉप कमांडर हैं, जिनका नाम लीजिए, सब या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। अब सवाल आता है कि ये हुआ कैसे। तो पहली बात तो है, नक्सलिज्म अब बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती नहीं रह गई है और इसको एक अलग नज़र से देखना चाहिए। ये हमारे देश में 60s में जो बंगाल में कानू सन्याल और चारू मजूमदार ने नक्सलबाड़ी में अगड़े पिछड़ों, लैंडलेस, लैंड होल्डर्स, जमींदार, भूमिहीनों के, बेसहारा वर्ग के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए सोसाइटी में एक इस तरह की बात शुरू की थी जिससे नक्सलिज्म पनपा। और उसका मुख्य मुद्दा यह था कि हम चुनी हुई सरकार में विश्वास नहीं करते, सिस्टम को हम बंदूक के बल पे लेंगे, हम जो चाहेंगे वैसे देश चलेगा। लेकिन उसकी लंबी जिंदगी नहीं रही, वो बहुत कम टाइम में सेटल हो गया। लेकिन उसका जो आइडियोलॉजी था, उसकी जो विचारधारा थी, वो विचारधारा कहीं अर्बन नक्सलिज्म के अंदर बढ़ रही थी, जिसमें देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ भी थी, उसका पार्ट, शिक्षण संस्थाएं थी, बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे, पढ़े लिखे लोग थे। आपके दिल्ली से शहर में जहां आप बैठे हैं, इसके कोई किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर भी बहुत तगड़े तगड़े अर्बन नक्सल माइंड के लोग रहे हैं, जो कि उस पूरी आइडियोलॉजी को पाल रहे थे, बढ़ा रहे थे। इनको कोई इनके ऊपर हाथ नहीं लगा रहा था। और नक्सलिज्म की लड़ाई जो बिल्कुल आदिवासी ट्राइबल एरिया, छत्तीसगढ़, अबुझमाड़, आपका जगदलपुर, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली, उत्तर प्रदेश का चंदौली एरिया, बिहार का औरंगाबाद, झारखंड का पलामऊ एरिया, चतरा एरिया, यानी उन एरियाज के वे ट्राइबल्स और वे लोग जिनको कि बाहरी दुनिया का बहुत एक्सपोजर नहीं था, उनको इन लोगों ने गन दे के आगे करके और वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे थे। डेवलपमेंट काम को रोक दिए थे, सड़कें आगे बन नहीं सकती थी, कोई पुल नहीं बन सकता था। लेकिन बहुत मेहनत किया फोर्सेस ने, और सरकार ने रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चलाया। आज के तारीख में जो सरेंडर हैं, उनके रोजी रोजगार, पैसे, घर द्वार, उनके ऑक्यूपेशन के लिए बहुत सारा सरकार ने काम किया है, बहुत सारे उनको रिवार्ड दिए हैं, उनको प्रोटेक्ट भी सरकार कर रही है। और विकास का तो ये हाल है कि डीप जंगल तक सड़कें बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ कैंप इस्टेब्लिश किए जहाँ तक कभी कोई पहुँच नहीं सकता था, क्योंकि यही तो डेवलपमेंट काम था जो चाहते नहीं थे वो लोग। तो इस काम में सरकार ने डेवलपमेंट वर्क, रिहेबिलिटेशन, रिस्पेक्टफुल रिहेबिलिटेशन, सरेंडर पॉलिसी और भारत सरकार की जो एक नो टॉलरेंस नीति रही है, जिसमें कि ऑपरेशंस बहुत ब्रूटली किए गए हैं, जो लोग हथियार नहीं डाल रहे थे, इन सब से इसकी बहुत भारी सफलता मिली है। और मुझे लगता है कि 2026 अभी सिर्फ 4 जिले बचे हैं भारत में जहां नक्सलिज्म थोड़ा बहुत बचा है। ये 4 जिले भी उससे मुक्त हो जाएंगे और ये एक बड़ी भारी सफलता हमारे लिए है ये। तो नक्सलिज्म तो समझिए कि अंतिम सांस ले रहा। तो सर, इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए मेरा एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि हमारा यूथ मतलब किस तरह से अपने देश की सुरक्षा में कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, हम लोग वर्ल्ड के सबसे यंग कंट्री में माने जाते हैं। इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज का रिजर्व किसी के पास नहीं है। और बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड मुल्क हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्री, दे आर एजिंग, वो बूढ़े हो रहे हैं। हमने इस कुछ देर पहले कुछ प्रश्न के उत्तर में बताया भी था। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है युवा शक्ति, क्योंकि यही वो एज ग्रुप है ना जिसको कंट्री के बिल्डिंग में रोल इसी का होगा। जो बच्चा है वो तो रोल प्ले नहीं करेगा, जिनकी एज हो गई है वो उनके अंदर वो क्षमता नहीं बचेगी। तो जो युवा शक्ति है यही देश की शक्ति है। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत एक सर्टिफिकेशन एजुकेशन एरा में हमारे यूथ ज़्यादा ना घुसें। हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, हमें दूसरे से सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। हमें ऑक्यूपेशनल और प्रोफेशनल
एरियाज में ज़्यादा रुचि लेने की ज़रूरत है यूथ को, जिसका नेशन की इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने में बहुत बड़ा रोल हो। जहाँ तक मिलिट्री मैन पावर है वो तो उस देश में कभी इसकी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास बहुत यंग हैं, फिजिकली फिट लोग हैं। वार हिस्ट्री का इंडिया का इतिहास रहा है। कई ऐसे मुल्क हैं जो युद्ध ही नहीं लड़े हैं। चाइना को युद्ध लड़े न जाने कितने साल हो गए। भारत बैटल टेस्टेड कंट्री है, वार टेस्टेड कंट्री है। तो हमारे यूथ को उस एरिया में तो इनके न्यूमेरिकल इंक्लूजन की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा मेन ये होता है कि इकोनॉमी, सुदृढ़ राष्ट्र, अगर पैसा हमारे पास है, इकोनॉमिकली हम मजबूत हैं, तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, ये सारे एरियाज जो हैं, इन एरियाज में बहुत स्कोप है। तो इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप करना पड़ेगा, वर्ल्ड का एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी भारत की ऑलरेडी है, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में भारत का जो स्टैंड है, जो पोजीशन है, वो पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की रही बात तो डील कर लेंगे, पाकिस्तान से डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बर्बाद देश के साथ डील करने का तरीका भारत को आ चुका है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दे शुड कंसंट्रेट इन नेशन बिल्डिंग बाय प्रोफेशनल एजुकेशन टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट हमारा ना हो। चाइना को हम ओवरनाइट कम्पीट नहीं कर सकते, 19.5 ट्रिलियन उसकी इकोनॉमी है। अभी हम बहुत चाइना से पीछे हैं। तो चाइना से कम्पीट करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ ख्वाबों में नहीं हो सकता। और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई काम तभी होता है जब वो काम करते हैं, बिना किए तो कोई काम नहीं होता। सही बात है। तो दिस अ हार्ड वे ऑफ लर्निंग, दिस इज माय मैसेज। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आज की कॉन्वर्सेशन के अंदर भी सर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे यूथ को बहुत कुछ मोटिवेशनल मिलेगा आपसे, और डेफिनेटली वो उसके ऊपर कुछ करेंगे, काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत थैंक यू आशा। इस बार आपका संवाद काफ़ी डाइवर्सिफाइड था और इट वॉज अ मिक्स ऑफ मेनी वैरायटीज़। तो कोशिश किया मैंने कि कुछ अपने एक्सपीरियंस और जानकारी लोगों तक पहुँचे। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू सो मच सर।